started. So today we'll be starting off with waves. ठीक है, oscillation and waves is your section number 4 of your physics, जिसके 3 parts होते हैं, oscillations, waves और superposition. ये दोनों हम पढ़ते हैं AS में और oscillations पढ़ा जाता है A2 में. What we'll be doing in waves is what is meant by wave motion, ripple tank experiments, displacement, amplitude, phase difference, period, frequency, wavelength, and speed. Then how do we use the formula V is equal to F lambda? And we're going to use the equation again. We also have to show an understanding that energy is being transferred by a progressive wave. फिर एक रिलेशनशिप हमने पढ़ना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर का. The comparison between transverse and longitudinal wave, graphical representations, polarization, calibrated CRO, stationary waves, and फिर हम पढ़ेंगे electromagnetic waves. तो 5 हिस्सों में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड है: प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, polarization, speed, frequency, wavelength, and electromagnetic spectrum. अगर बिल्कुल बेसिक बात करें, व्हाट आर वेव्स? इफ वी ट्राई एंड इंट्रोड्यूस वेव्स, वेव्स कैरी एनर्जी. ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक साइज्मिक वेव्स होती हैं, वो भी तो कहीं से निकलती हैं, अर्थ के नीचे हैं, साइज्मिक वेव्स है, वो भी वेव्स फैलती 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 रीजन से रीजन जाती है. हम कहते हैं ना आज अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है तो कुछ दिन बाद पेशावर साइड पे आ जाएगा. ये क्यों कहते हैं? बिकॉज वो वेव्स हैं, वो एनर्जी कैरी करती आ रही है. बट द थिंग इज कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करते जाएंगे उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी. अब ऐसे नहीं, वो रशिया में अर्थक्वेक आया तो यहाँ आते 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 हमें क्या पता, रोज आता हो यहाँ पे हमें फील ही नहीं होता. क्यों? बिकॉज द वेव्स हैव बिकम लेस एनर्जेटिक जितना वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. तो व्हाट इज अ वेव? इन वेरी सिंपल टर्म्स इट्स अ मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी. एक मेथड है जिसमें हम एनर्जी प्रोपगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ड्रॉप अ पेबल इनटू अ पॉन्ड ऑफ सर स्टिल वाटर. प्रोपगेट मतलब? प्रोपगेट होती ट्रैवल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसको प्रोपगेट कर रहे हो. यहाँ पे कोई चीज पड़ी थी उसको उठा के यहाँ लाना है, तो वेव करती सही है वो सही। काम. जैसे ठीक से एक आप समझा। पेबल फेंकोगे पानी के ऊपर, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की वेव्स लेती 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 उसको प्रोपगेट कर देंगे. हम कहेंगे यस दे आर कैरिंग एनर्जी. वेव के पास कोई ना कोई एनर्जी है कि मैंने जो पत्थर यहाँ फेंका था फ्लोट करते करते वो उधर कैसे गया. कुछ फ्यू सर्कुलर रिपल्स मूव करते हैं. आप पानी में रिपल फेंकोगे, रिपल प्रोड्यूस होंगे, ये सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, विच शो कि जैसे जैसे स्प्रेड कर रही हैं दे आर एक्चुअली कैरिंग एनर्जी विद देम एज वेल. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेव्स? The source of any wave is a vibration or oscillation. For example, the forming of the slinky waves. The wave motion provides a mechanism for the transfer of energy from one point to another. But ये पूरा string खुद जाके नहीं इसको move करेगा. मतलब for example, यहाँ पे एक चीज पड़ी है, ये वेव अपने मोशन की वजह से इस बॉल को यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ मूव कर देगी, लेकिन ये पूरा पीस ऑफ स्ट्रिंग उठ के खुद नहीं जाएगा यहाँ पे. अगर एक पानी का पार्टिकल यहाँ है, जैसे वेव क्या होती है, लोग एक बंदे को उठा रहे हैं, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, अब तू पकड़, चौथे ने इसको दिया, अब तू पकड़ अपने सर पे. ये वन, पहला बंदा खुद नहीं जा रहा एंड तक 6 वाले को पकड़ाने. वो क्या कर रहा है? इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है. इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट विदाउट द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट्स. आपने क्लास में किसी को बुक पकड़ानी है, दो तरीके हैं, या तो पूरा मीडियम उठे, आप उठो जाके उसको किताब दे के आओ. दूसरा तरीका क्या है? आप इसको तो यार तू आगे दे दे, मैं इसको, अच्छा तू अब आगे और दे दो. ये क्या हो रहा है? प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ योर सेल्फ. समझ आ गई? सो दो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं. The first wave is known as a transverse wave and the second wave is known as a longitudinal wave. Transverse wave में examples हैं rope waves, water waves, light, radio and electromagnetic waves. ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जहां पे अगर आपके पास वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रही है, लेकिन आपके पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो देखो कहाँ है, डाउनवर्ड है. ठीक है, फिर अपवर्ड है. आपके जो पार्टिकल्स हैं वो राइट एंगल है, वो परपेंडिकुलर हैं टू द वेव मोशन. मतलब पार्टिकल की मूवमेंट अप एंड डाउन है, वेव की डायरेक्शन कुछ और है, तो ये परपेंडिकुलर मोशन वाले को हम कहते हैं दीज आर योर ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, उसमें क्या होता है कि अगर वेव जो है वो यहाँ इस तरफ ट्रेवल करी तो आपके पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी उसी की तरफ है, अप एंड डाउन नहीं है. दे आर गोइंग टू बी पैरेलल. फॉर एग्जाम्पल अब ये एक स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है ये राइट
की तरफ इसकी एनर्जी जा रही, तो आप पार्टिकल्स की भी मूवमेंट देखोगे तो वो बैक एंड फोर्थ है, विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द वेव मोशन। और अगर परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन होगा 90 डिग्री से तो वो ट्रांसवर्स होंगी, पैरेलल होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। एग्जाम्पल्स में आप याद रखो, साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दे प्रोपोगेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। here you can see that the source is moving up and down, coils move up and down, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट है वो इस डायरेक्शन में है। ये क्या है? ये तो 90 डिग्री का है। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। यू कैन सी ओवर है डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसपोर्ट ये है, पार्टिकल की मूवमेंट क्या है? अप एंड डाउन है, विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री टू द वेव मोशन। समझ आ गई है ये पॉइंट? जी सर। लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्या है? दे प्रोपोगेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। कि अगर मेरी कॉइल्स राइट पे मूव कर रही हैं, ठीक है, अगर एनर्जी ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन यहाँ है, तो वो जो सारे पार्टिकल्स है वो भी बैक एंड फोर्थ ही मूव कर रहे हैं, आगे पीछे हैं, लेकिन है पैरेलल। दे आर पैरेलल टू डायरेक्शन, एग्जैक्टली 180 होंगे। सो वेव्स के अब कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेव है। अब इस एक वेव की एक वेवलेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं लेमडा। इस वेव का एक एम्पलीट्यूड होगा, दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? ये है एम्पलीट्यूड। ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? दिस इज द मीन पोजीशन, बिल्कुल जीरो जहाँ पे होता है, दिस इज द मीन पोजीशन। यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, और एम्पलीट्यूड के ऊपर जो आपका डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम। अब वेव के ऊपर दो और पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रेस्ट्स, जो ऊपर होते हैं, और जो सारे पॉइंट जो नीचे होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रफ्स। समझ आ गई? जी सर। एक वेव के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे क्रेस्ट, और नीचे वाले सारे ट्रफ्स हैं। ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है। So high points and low points are the characteristic of transverse wave only, and for longitudinal wave compressions and rarefactions का हम नाम यूजली यूज करते हैं। जब आपके पास बात हो रही है ट्रांसवर्स वेव की, तब तो समझ आता है ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, दिस इज ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जब बात आ गई है लॉन्गिट्यूडल वेव की, लॉन्गिट्यूडल वेव क्या होता है? अब ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडल वेव में दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो है जहां पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। और फिर एक वो एरिया आता है जहां पे पार्टिकल्स नहीं है, खाली जगह है, बहुत कम है, उसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस स्प्रिंग में ये वाला हिस्सा है कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडल में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होते, लॉन्गिट्यूडल में कंप्रेशन होंगे, और ये जो खाली जगह है ये रेयर फ्रैक्शन है। रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। समझ आ गई? जी सर। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ। The value of maximum displacement from the rest of the central position in either direction is known as amplitude। कि मीन पोजीशन से यहाँ पे हो या मीन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस हो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव दैट आर इन फेज विद ईच अदर, एंड द टू easiest points to choose for a distance of one wavelength are the two successive crests or the trough। अगर मैंने एक वेवलेंथ लेनी है, या तो यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन वेव। और कौन सी वेव है? एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक, ये भी एक वेव है। या फिर एक वेव, एक ट्रफ से लेके एक ट्रफ तक, ये भी एक पूरी वेव है। ठीक है, ये भी पूरी एक वेव है। सो डिफरेंट तरीके, आइदर यू कैन चूज टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ टू गिव यू एन एक्यूरेट डिस्टेंस फॉर द वेवलेंथ, जिसको हम डिटरमिन करते हैं एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है? Frequency is the number of complete waves produced per second, कि how many waves were passing or produced in 1 second. Now the figure shows that two complete waves are produced in 1 second। 1 second के अंदर दो waves बनी है, एक, दो, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी 2। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/टाइम पीरियड। अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो आप टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये रिवर्स भी हो सकता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f है, तो f इज इक्वल टू 1/t भी है। समझ आ गई? टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। सिंपल है, इतना टाइम एक कंप्लीट वेव करने को कितना लगा। वेव स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, वी कॉल इट वेव स्पीड। वेव फ्रंट्स क्या है? लेट्स से दो लोग हैं, वो समंदर को देख रहे हैं, ठीक है। आप जमीन पे हो, आपके सामने समंदर है, मैं जहाज पे हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। आपको क्या नजर आएगा? ये, आपको तो लहरें नजर आएंगी, ये तो आप देख सकते हो। आपको ये भी नजर आएंगी क्योंकि आप उसके सामने खड़े हो, ठीक है। और वो समंदर आपके सामने, मुझे क्या नजर आ रहा होगा जहाज से? कैन यू टेल मी, किस तरह मुझे क्या चीज नजर आएगी अगर ये समंदर है? मुझे लाइंस नजर आएंगी ऐसे करके, कि एक ये वेव जा रही है, एक वेव ये जा रही है, एक वेव ये जा रही है। मुझे क्या नजर आ रहा है? लाइंस हैं। बेसिकली ये सारी लाइंस हैं क्या? ये सारी लाइंस बेसिकली वेव्स ही हैं। एक ऐसी लाइन बनती है जो सारे क्रेस्ट में से गुजरती है। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या? वेव फ्रंट्स का। समझ आई? So wave fronts are an imaginary line on a wave that join all points which are in phase of vibration. आप वेव्स इस तरह करके देख रहे थे क्योंकि आपके तो सामने पड़ा हुआ है, सामने है आपके समंदर। मुझे जहाज से वेव फ्रंट्स नजर आ रहे हैं कि ठीक है यार, ये एक वेव जा रही है, दूसरी वेव जा रही है, ये तीसरी वेव जा रही है। These are just imaginary lines. Now moving on to further describing the waves, phase क्या होता है? मैं कहता हूँ एक ये वेव है और एक ये वेव है, ठीक है। दो वेव्स है हमारे पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, दोनों एक दूसरे के इन फेज है। ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। मैं कहूंगा ये दो पॉइंट्स आपस में क्या है? इन फेज। आउट ऑफ फेज पॉइंट्स क्या होंगे? एक ये है, तो पॉइंट सी जो है वो यहाँ है। नाउ दीज आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू पॉइंट्स सच एज एक्स एंड एक्स, ये एक्स और ये एक्स आपस में इन फेज है। ये y और ये y आपस में इन फेज है, लेकिन ये y और ये x आपस में आउट ऑफ फेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये पॉइंट इन फेज है, ये पॉइंट भी इन फेज है। लेट्स से ये वाला पॉइंट इन फेज है, लेकिन ये वाला पॉइंट कह लो और कोई रैंडम पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इनका कोई ताल्लुक, दीज आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। तो इन्हीं फेज को देख के हम निकालते हैं अब फेज डिफरेंस, ठीक है। एक वेव के आप कर लो लेट्स से चार हिस्से, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना सा क्वाड्रेंट होता है 90। सेकंड क्वाड्रेंट आप कह लो 180, थर्ड कह लो 270 और फोर्थ कह लो 360। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से लेके यहां तक कितना फेज डिफरेंस है इनमें, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है? 180 डिग्री का है। और एक कंप्लीट वेव हो जाए इस पॉइंट से लेके ये वाला जो पॉइंट है, इट इज गोइंग टू बी 360 और 0 डिग्री, विच इज अ कंप्लीट फेज। अब लेट्स से ये दो वेव्स जा रही हैं, वेव ए है और वेव बी है। अब इनमें क्या है? हमने देखना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आप कोई से दो पॉइंट लो पहले तो, एक पॉइंट ये लेट्स से ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ये क्या बताएगा? फेज डिफरेंस। या एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, ये क्या है? फेज डिफरेंस। या ये ले लो, या ये ले लो। लेकिन जब भी फेज डिफरेंस निकालना हो, ऑलवेज टेक टू पॉइंट्स विच आर in phase with each other. A term used to describe the relative positions of the crest or troughs of the two waves of the same frequency is known as phase. When the crests and troughs of the two waves are aligned, the waves are said to be in phase. और अगर एक crest trough के साथ आके align हो रहा है, उन waves को हम कहेंगे they are out of phase. When used as quantitative measure, phase has the unit of angle, radians, या हम उसको डिग्रीज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जब वेव्स आउट ऑफ फेज है, मतलब कि वो एक साइकिल आगे या एक साइकिल पीछे होंगे। अब हम रेडियंस में कैसे इसको लिखेंगे? 90 डिग्री इज पाई बाय 4, पाई बाय 2। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, और 360 जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। 270 आपके पास हो जाएगा 2/3 पाई रेडियन। ये याद रहेगा।
क्लियर है? 90 is pi by 2, 180 is pi, 360 is 2 pi, and 270 is 2 by 3 pi. This is something that we actually right now know. तो अगर आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, वेयर फाई हम यूज करते हैं फेज डिफरेंस के लिए, एक्स इज डिस्टेंस एंड लेफ्ट इज वेवलेंथ, तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है फेज डिफरेंस निकालने का, 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। एक्स कौन सा है? डिस्टेंस जो उन दो फेज पॉइंट्स के बीच में होगा, लेट्स से ये और ये। इसको आपने डिवाइड करना है वेवलेंथ से, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला जी सर। आपको फेज डिफरेंस देगा रेडियंस में, ये वाला फॉर्मूला आपको देगा फेज डिफरेंस एंगल में। ठीक है? फॉर सही सर। एग्जांपल ये दो वेव्स हैं, एक और एक ये वेव जा रही है, ठीक है। अब इनका फेज डिफरेंस क्या है? पहली बात तो कुछ दो पॉइंट्स ले लो और उनके दरमियान के डिस्टेंस है उसको एक्स बोलो, और जो वेव लेंथ होगी उसको आप बोलो लेमडा। उनको आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 360 से करोगे तो आपको पता लगेगा 180 आपके पास फेज डिफरेंस आ रहा है। सो वेव इक्वेशन कैसे आती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, दिस इज व्हाट वी ऑल नो, एंड वेव लेंथ इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेव इन वन साइकिल। टाइम क्या होता है? 1/f। तो स्पीड वहां से डिराइव हुई थी वेव लेंथ ओवर पीरियड। वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, हमें इतना पता था। और टाइम हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है 1/f। डिस्टेंस को आप यहाँ पे कह लो, वेव की बात हुई तो वेव का डिस्टेंस क्या होता है? वेव लेंथ। तो हमने क्या किया कि v इज इक्वल टू लेमडा ओवर टी के बजाय हमने क्या कर दिया, v इज इक्वल टू लेमडा 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको अलहदा कर दूं, लेमडा ओवर टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू 1/t। तो v इज इक्वल लेमडा f बन जाता है। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। समझ आया है कैसे किया? जी सर, ये मुझे आ गया। गुड। सो दिस इज द वेव इक्वेशन। अब इसी वेव इक्वेशन को यूज करके यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल, विजिबल लाइट्स हैव वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। स्पीड आपको दी हुई है, वेवलेंथ आपको दो दी हुई है, 1 और 2। वो कह रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। अब ये जो वेव इक्वेशन मेरे पास है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इससे मुझे कुछ रिलेशंस पता लगते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फ्रीक्वेंसी, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो अगर मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे सबसे कम वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? जब आप वेवलेंथ कम वाली लोगे। और अगर वो कहता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाला, तो हम मैक्सिमम वेवलेंथ लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे v ओवर लेमडा। लेमडा कौन सा यूज करूंगा? जिसकी वेवलेंथ कम है वही फ्रीक्वेंसी ज्यादा देगा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वही फ्रीक्वेंसी कम देगा। समझ आ गई? जी सर। गुड। This is the ripple tank experiment, where you can see a shallow glass bottom tray where a light source is directly above the tray and a white screen beneath the tray is used to capture the shadows formed when the water waves traverse the tray. अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वेव्स कैसे होती है? यहाँ पे एक डिपर लगा हुआ है जो वाइब्रेट करता रहता है अप एंड डाउन। ये डिपर प्रोड्यूस करेगा ऐसे ऐसे करके वेव्स, और ये सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ प्रोग्रेसिव वेव। वेव मोशन, देर आर ऑल्सो टू अदर वेज टू क्लासिफाई वेव्स। अभी तो हमने दो तरीके पढ़े हैं, एक जनाब होती है ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडल। और भी तरीके हैं वेव्स को क्लासिफाई करने के, जैसे कि अ वेव इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन, वी कॉल इट प्रोग्रेसिव वेव। जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एक अल्ट्रा वायलेट लाइट वेव है which transfers energy from the sun to the skin of the people lying on the beach। ये भी क्या है? प्रोग्रेसिव वेव है। सन कहाँ? और वो वेव मतलब कोई ना कोई तो एनर्जी ला रही है, क्योंकि वो ट्रैवल करके इट्स कॉजिंग एन इम्पैक्ट। वो भी एक प्रोग्रेसिव वेव है। अल्ट्रा वायलेट लाइट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आती है। In a progressive wave, the shape of the wave itself is what is transferred, not the actual component। सूरज नहीं आता नीचे, सूरज की शुआएं आती हैं नीचे। So what is an oscillation? Oscillation refers to a to and fro motion of a particle about an equilibrium position
and the oscillatory motion of the particle is the continuous exchange of potential and kinetic energy of the particle. Wave refers to the combined motion of a series of linked particles, each of which is originally at rest and its respective equilibrium position, starting from the oscillation of the first particle about its equilibrium position and energy of the oscillation of the second particle. Simple alphas में wave motion is the motion of energy passed from one particle to the next in a series. ये एक पूरी सीरीज चलती है oscillation motion की, where one particle transfers the energy to the other particles and it goes on transferring of the energy. साउंड वेव जैसे प्रोपगेट होती है, एक ट्यूनिंग फोक मैंने बजाया, अब ट्यूनिंग फोक से यहाँ पे देखो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड वेव्स आर व्हाट, sound waves are longitudinal wave. We have series of compressions as well जहाँ ज़्यादा particles हैं. We have areas of rarefaction as well जहाँ पे less number of particles है. वो भी कैसे हो रहे हैं? एयर पार्टिकल्स की मदद ले रहे हैं ना. ये जो ट्यूनिंग फोक हुई, ट्यूनिंग फोक के अपने तो कोई साउंड पार्टिकल्स नाम की चीज़ नहीं होती. उसने देखा हवा में कुछ पार्टिकल्स हैं इस वक्त, उन्हीं पार्टिकल्स को धक्के मारे कि तुम इधर जाओ, अच्छा अब तुम इधर जाओ. इन्होंने एक दूसरे को धक्के मारते 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 क्या किया, बंदे के कान तक पहुंच गए. So the transfer of energy continues for subsequent layers until the layer of air next to the air is also set into vibration, which in turn vibrates the eardrum of the air, enabling the person to hear the sound originated from the tuning fork. So there is no net energy of air particles. ये तो नहीं कि अगर इन air particles ने फील की थी कि ट्यूनिंग फोक बजाए, ये खुद सारे चल के गए यहाँ तक नहीं. ये क्यों जाएंगे इतना लंबा चक्कर, इन्होंने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, एक दूसरे को बताते 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 मैसेज यहाँ तक ट्रांसफर हो गया. So there is no net transfer of air particles from the tuning fork to the air. The eardrum in the air can vibrate because energy has been transferred from the tuning fork through sequential vibration of the layers of air between the tuning fork and the air. इस सीक्वेंशियल वाइब्रेशन के अंदर आपके पास रीजन्स आते हैं कंप्रेशन के और रीजन्स आते हैं रेयर फ्रैक्शंस के, जहाँ पे लेयर्स कम होती हैं वो रेयर फ्रैक्शन, लेयर्स जहाँ ज़्यादा होंगी वो कंप्रेशन होगा. सेम इज द केस अगर वेव एक रोप में बन रही है. द वेव ट्रेवलिंग इन अ रोप में ओरिजिनेट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एट वन एंड ऑफ द रोप एंड द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग फर्स्ट पार्टिकल इट्स ट्रांसफर टू द सेकेंड पार्टिकल सेटिंग इट इनटू वाइब्रेशन. This transfer of energy continues to subsequent particles in the rope until it reaches the other end of the rope. वाटर वेव भी यही है. आप एक चीज रखोगे वो फ्लोट होती होती होती, अब पानी का ये वाला पार्टिकल खुद उछल के नहीं जाएगा, इट्स जस्ट गोइंग टू ट्रांसफर द एनर्जी अलोंग द वाटर वेव्स. यहाँ आपने एक डक रखी थी, वो डक थोड़ी देर बाद यहाँ पे पाई जाएगी. सो एग्जाम्पल्स 1, 2 and 3 तीनों एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रेसिव वेव की, जहाँ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन थ्रू sequential vibration of a series of linked particles. The energy of a first vibrating particle is propagated along a series of linked particles to another region. Sound energy is propagated from the tuning fork to the air. Energy from one end of the rope is also propagated. और region of water की भी बात करें तो वो भी propagate हो रही है basically. खुद पूरा मीडियम उठ के नहीं जाएगा. समझ आ गई? जी सर. Clear? Good. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ द वेव. One of the characteristics of a progressive wave is that it carries energy, and the amount of energy passing through area per unit time is known as the intensity. कि कितना एनर्जी जो है एक एरिया के ऊपर से गुजर रहा है, दैट इज इंटेंसिटी. कितनी उस जगह पे एनर्जी लगे जा रही है, वो आपको बताइए किस इंटेंसिटी से एनर्जी लग रही थी. अब इनका एक ताल्लुक है, बहुत ज़रूरी और बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ये एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है, नोट कर लो. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब कि अगर मैं एम्पलीट्यूड डबल करूंगा तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ेगी बताएं. सर डबल. नहीं, 4 टाइम्स. क्यों? ये तो मैंने डबल किया था, ये 4 टाइम्स क्यों बढ़ा? स्क्वायर की वजह से. सही सही सही. एग्जैक्टली. ठीक है, क्योंकि वो बाय फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज होगा. Intensity also depends on frequency as well, and it is proportional to the square of frequency. If the waves from a point source spread out equally in all directions, we have what is called a spherical wave.
And as the wave travels further from the source, the energy it carries passes through an increasingly large area. Since the surface area of sphere is 4I squared, तो वो W over ये और ये सारा छोड़े. What you should know is intensity is directly proportional to A square. This is the relation that you have to focus on और यहाँ से सारे सवाल आते हैं. A sound wave of amplitude 0.20 millimeter has an intensity of A. What will be the intensity of a sound wave of the same frequency which has an amplitude of 0.40 millimeter? हम क्या करेंगे? I, हमें पता I is directly proportional to A square. हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल देते हैं I is equal to K A square. एक कांस्टेंट डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है. पहले आप K की वैल्यू निकालो इस डाटा को यूज करके जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है. इंटेंसिटी है 3, के ए की क्या वैल्यू है 0.2. यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3/0.2. अब इस के की वैल्यू को आप दोबारा डालो टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड साउंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड ये है. मतलब कि आई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 3/0.2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर 0.4 स्क्वायर. समझ आ गई? जी सर, बस मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। गुड. बताएं ये सारा कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे? How will we calculate? आपको एक साउंड वेव दी हुई है, दो वेव्स की बात हो रही है, एक का आपको डाटा दिया हुआ है और एक का आपको फाइंड करना है, ठीक है. हमें ये रिलेशन पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. पहले की इंटेंसिटी दी हुई थी, दूसरे का और उसकी एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ था. मैंने एक कांस्टेंट निकाल लिया. समझ आई? मैंने जी सर। के की वैल्यू निकाल ली है. अब के की वैल्यू जब मैंने निकाल ली, अब मैंने दोबारा पुट किया है विद द न्यू एम्पलीट्यूड ताकि मैं इंटेंसिटी निकाल सकूं. दोबारा फॉर्मूला लगाया आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर. अब के की वैल्यू तो मुझे आ गई थी पहले का डाटा यूज करके, मल्टीप्लाई मैंने एम्पलीट्यूड अब दूसरी वाली वेव का ले लिया, तो इंटेंसिटी भी दूसरी वेव की निकल आएगी मेरे पास. क्लियर हो गया? जी सर। सारा यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है. सो फॉर साउंड वेव्स याद रखिए इंटेंसिटी आपको लाउडनेस बताएगा, और अगर लाइट वेव्स की बात हो रही है इंटेंसिटी ब्राइटनेस बताएगा. So in a wave, there are two directions of motion. एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी विच इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, और एक होती है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द वेव. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है और एक होती है कि पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो क्या है? अप एंड डाउन है तो ट्रांसवर्स, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. और अगर बैक एंड फोर्थ ही मूव कर रहे हैं टू द वेव एनर्जी तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी, जैसे हमने देखा था, यही ट्रांसवर्स और longitudinal wave. Now looking at some graphical representations of waves as well, displacement versus position time graph. यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? This would tell you the distance, और ये आपको बताएगा displacement. अब displacement से मुराद यहाँ पे क्या है? वेव की जुबान में displacement means amplitude, डिस्टेंस वेव्स की जुबान में मतलब लेमडा. तो एक्स एक्सिस पे आपके पास है लेमडा और वाई एक्सिस पे क्या है? बेसिकली एम्पलीट्यूड. नाउ फॉर अ ट्रांसवर्स वेव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the x axis, displacement of the particles in the wave y may be given a positive sign for displacement upwards and a negative sign for displacement downwards. For a longitudinal wave moving from left to right along the x-axis, displacement of the particles in wave y may be given a positive sign, और लेफ्ट को हम तो ये याद रखिए ऊपर वाली चीज को हम हमेशा पॉजिटिव साइन देंगे और राइट वाली चीज को ही पॉजिटिव, हर क्वेश्चन में. नीचे पार्टिकल का मोशन है और अगर लेफ्ट पे है तो उसको हम नेगेटिव नेगेटिव देंगे. याद रख लेंगे. क्लियर है? जी सर। Good है. अगर टाइम हो एक्स एक्सिस पे तो हमें पता है कि एक वेव का जो पूरा होता है दैट इज टी. हाफ वेव होगा t/2, क्वार्टर वेव होगा t/4. ये प्लस ए है, ये माइनस ए हो जाएगा. ये दीज आर जस्ट सम अगर हम इस ग्राफ में देखें जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द वाई एक्सिस, पोजीशन इज ऑन द एक्स एक्सिस, दिस ग्राफ वुड रिप्रेजेंट द एक्चुअल वेव एट एन इंस्टेंट इन टाइम, and the distance between consecutive crest or consecutive troughs is one wavelength,
एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस वो टेल यू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। लेकिन अगर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसके अंदर डिफरेंट चीजें बताएंगे आएंगी। उसके अंदर एक्स एक्सेस आपको वेवलेंथ नहीं देगा, उसके अंदर आपको एक्स एक्सेस टाइम पीरियड देगा, दैट एक वेव को कितना टाइम पीरियड लगा। और मैक्सिमम हाइट खैर यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ है तब भी एम्पलीट्यूड ही देता है, एक्स एक्सेस आपके पास चेंज होता है। सही। यहाँ पे नजर आ रहा है कि द ग्राफ अबव शोज एन एलिमेंट ऑसिलेटिंग विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 मिलीमीटर और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 5 मिली सेकेंड। ये देखो एक वेव का जो पीरियड है वो क्या है, 5 मिली सेकेंड, और एम्पलीट्यूड 4 मिलीमीटर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, और एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस, ये वेवलेंथ बताएगा। तो वेवलेंथ है आपके पास 1.8 समथिंग। तो यू ऑलवेज हैव टू फर्स्ट लुक एट व्हाट डज द एक्स एक्सिस टेल यू एंड व्हाट डज द वाई एक्सिस टेल यू, फिर आगे आपने हमेशा से हमेशा हमेशा क्वेश्चन पे भी जाना है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, एंड दैट इज ऑल फॉर